नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समाचार और मैं हूं आपके साथ प्रिया पांडे। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। संजय राउत ने महाराष्ट्र में ड्रग्स रैकेट को लेकर एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस पर लगाए गंभीर आरोप। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मांगा जवाब। हिजाब विवाद, नीतीश कुमार पर भाकपा माले के पूर्व विधायक ने लगाया आरोप। बोला माफी नहीं मांगा तो पुतला दहन की चेतावनी। नागपुर उर्वशी बार में तोड़फोड़ और मारपीट के मामले में पुलिस ने 10 आरोपियों को किया गिरफ्तार, जांच जारी। बिहार बीजेपी में फेरबदल, स्वागत योग। मंत्री लेखेंद्र पासवान ने बंगाल में जीत का भरोसा जताया। भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी पटना रवाना, संगठन मजबूत करने को प्राथमिकता बताए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जिस प्रकार बीते दिनों नियुक्ति पत्र के दौरान एक मुस्लिम महिला के हिजाब हटाते नजर आए, जिसके बाद पूरे देश के अंदर सियासत गर्म हो गई है। आपको बता दें कि जिस महिला का नीतीश कुमार ने हिजाब हटाने का प्रयास किया था, अब वह महिला बिहार सरकार की नौकरी करने से मना कर दी है, जिसको लेकर भाकपा माले के पूर्व विधायक वीरेंद्र गुप्ता ने कहा कि नीतीश कुमार पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी की योजनाओं पर चल रहे हैं और नीतीश कुमार को सामने आकर माफी मांगनी चाहिए, नहीं तो आने वाले समय में हम लोग नीतीश कुमार का पुतला दहन करेंगे। ये तो क्लियर है कि आपको पूरा बीजेपी के एजेंडे के साथ नीतीश जी चल रहे हैं और तमाम राजकाज सब बीजेपी के जिम्मेवारी में उन्होंने दे दिया है। तो वहाँ जो माहौल है, जो बातें होती है, वो पूरे तौर पे जो नफ़रत की बातें होती है, तो इसी हिसाब से उनके दिमाग में भी बातें हो सकती है। और ये कुल मिला के पहले से भी सर्वविदित है कि उनकी मानसिक स्थिति जो है ठीक नहीं रहती है, कभी ठीक होते हैं कभी नहीं होते हैं। तो कुल मिला करके हम यही कहेंगे कि जदयू के लोगों को कम से कम अब नीतीश जी को बकस देना चाहिए और उनको आराम देना चाहिए, दूसरे लोगों को जिम्मेवारी दे देनी चाहिए। और भाजपा जो पूरे साजिशन तमाम चीज़ों को करते रही है नीतीश जी को इस्तेमाल करके, और अपने गृह मंत्रालय से लेके तमाम जो की पोस्ट है सब अपने हाथ में लेकर के अपना सीधे सत्ता संचालित कर रही है। तो भाजपा को अपना जो है ये सीधे तौर पे सामने आना चाहिए। सीधे तौर पे वो एक तरह से धोखाधड़ी की राजनीति नहीं करनी चाहिए कि नीतीश को सामने करके अपना तमाम एजेंडा लागू कर रहे हैं। बुलेटिन में अगली खबर महाराष्ट्र से। शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के नेता और सांसद संजय राउत ने महाराष्ट्र की राजनीति में ड्रग्स रैकेट को लेकर बड़ा और गंभीर आरोप लगाया। संजय राउत ने उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को घेरते हुए सीधे देश के गृह मंत्री अमित शाह और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री व गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस से सवाल पूछे। राउत का दावा है कि सतारा में सामने आए ड्रग्स रैकेट की जड़ें सत्ता के बेहद करीब लोगों तक पहुंच चुकी है और इसी ड्रग्स के पैसों से महाराष्ट्र में चुनाव लड़े गए हैं और विधायक खरीदे गए। उन्होंने आरोप लगाया कि उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के भाई के रिजॉर्ट से करीब 145 करोड़ रुपए का ड्रग्स बरामद हुआ और यही पैसा राजनीति में इस्तेमाल किया गया। संजय राउत ने सवाल उठाया कि जब देश के गृह मंत्री ड्रग्स के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं तो फिर महाराष्ट्र में सत्ता के घरों तक ड्रग्स कैसे पहुंच रहा। राउत ने इस पूरे मामले में शिंदे, फडणवीस और अमित शाह से जवाब और कार्रवाई की मांग की है। उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के भाई के रिसोर्ट में 145 करोड़ का ड्रग्स मिला है और उसको बचाने की कोशिश चल रही है। जहां से डिप्टी सीएम शिंदे आते हैं उस पूरे इलाके में ड्रग्स का बड़ा कारोबार फैल गया है और उनकी पूरी लिंक्स शिंदे के घर तक पहुंच गई। क्या करते हैं गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस जी, मुझे बताइए। यही ड्रग्स का पैसा महाराष्ट्र के राजनीति में आया है और यही ड्रग्स के पैसे से विधायक और सांसद को खरीदा गया है और चुनाव लड़ा जा रहा है। अमित शाह जी ने जो गृह मंत्री है देश के, पूरे देश से ड्रग्स को खत्म करने का ऐलान किया है ना, तो जो व्यक्ति आपको मिलने को आता है हमेशा और आप उनको आशीर्वाद देते हो एकनाथ शिंदे, उनके घर तक ये ड्रग्स का रैकेट पहुंचा है। क्या करेंगे राज्य के गृह मंत्री फडणवीस और देश के गृह मंत्री अमित शाह, मुझे बताइए। थैंक यू।
खबरों में आगे बढ़ते हैं और अगली खबर नागपुर से। नागपुर के प्रताप नगर इलाके में स्थित उर्वशी बार में हुई तोड़फोड़ और मारपीट के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 10 आरोपी को गिरफ्तार किया। प्रताप नगर पुलिस स्टेशन में दर्ज मामले के अनुसार आरोपी बार के अंदर घुसकर तोड़फोड़ करने और जानलेवा हमला करने में शामिल थे। इसी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें बार के भीतर हुई हिंसक झड़प साफ तौर पर दिखाई दे रही थी। वीडियो के आधार पर पुलिस ने जांच तेज की और आरोपियों की पहचान की और उन्हें हिरासत में ले लिया। पुलिस का कहना है कि गिरफ्तार आरोपियों से कुछ सामान भी जब्त किया गया है, जबकि 10 रुपए को लेकर गिरफ्तारी जैसे अफवाहों को पूरी तरह बेबुनियाद बताया गया। पुलिस ने स्पष्ट किया कि यह मामला एक गंभीर हिंसक झड़प से जुड़ा है और फिलहाल यह जांच की जा रही है कि इस घटना के पीछे कोई और साजिश या अन्य लोग भी शामिल थे या नहीं। बिहार सरकार के मंत्री लखेंद्र पासवान ने राष्ट्रीय समाचार से बातचीत में कहा कि बिहार बीजेपी में हाल ही में किए गए फेरबदल को वे स्वागत योग्य मानते हैं। उन्होंने कहा कि संजय सरावगी के नेतृत्व में प्रदेश और संगठन और मजबूत होंगे। वहीं नितिन नवीन को कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने पर मंत्री ने कहा कि जिस प्रकार जेपी नड्डा के नेतृत्व में बिहार में पार्टी ने सफलता पाई, उसी प्रकार नितिन नवीन के नेतृत्व में बंगाल में जीत सुनिश्चित की जाएगी। पासवान ने संगठनात्मक मजबूती और आगामी चुनावों में सफलता की उम्मीद जताई। लखेंद्र पासवान जी हमारे साथ हैं। बिहार में बमपत के बाद दो जगह केंद्र में भी बिहार के आदमी, बिहार बीजेपी के भी प्रदेश अध्यक्ष को बदला गया। ये बिहार के लिए गर्व है, बिहार के लाखों कार्यकर्ताओं के लिए गर्व है और बिहार के सभी कार्यकर्ताओं को यह विश्वास हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जिसमें बूथ स्तर के कार्यकर्ता भी यदि मेहनत करते हैं संगठन के लिए ईमानदारी से तो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकते हैं, वो प्रदेश अध्यक्ष बन सकते हैं। इसीलिए आज जब प्रदेश अध्यक्ष जी को आगमन है बिहार प्रदेश कार्यालय में, तो दरभंगा से लेकर मुजफ्फरपुर, हाजीपुर होते हुए और पटना तक लाखों की संख्या में कार्यकर्ता उनको अभिनंदन करने के लिए, स्वागत करने के लिए सड़क पर खड़े हैं। और यह उनको लगता है कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी में काम करने वाले कार्यकर्ता को बूथ अध्यक्ष से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक बनने का मौका मिल सकता है। आने वाले समय में कितनी मजबूती मिलेगी इनके नेतृत्व में संगठन? निश्चित रूप से लंबे अनुभव है, 6 बार के एमएलए रहे हैं संजय सरावगी जी और बिहार सरकार में मंत्री भी रहे हैं, संगठन में भी लंबे समय तक का मौका है। तो जिस व्यक्ति के पास में संगठन का भी या सरकार का दोनों अनुभव होता है तो एक समेकित विकास होगा और संगठन और सरकार दोनों के बिहार बनाने में उनकी भूमिका होगी। बिहार में जाति फैक्टर कहा जाता है, जिस जाति से आते हैं, वैश्य समाज से 3 अध्यक्ष का अगर लगातार देखा जाए तो पहले संजय जायसवाल, फिर दिलीप जायसवाल, फिर आपका संजय सरावगी। देखिए, देश के माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सबका साथ सबका विकास के आधार पर विकसित बिहार बनाना है, विकसित राष्ट्र बनाना है। इसमें सभी समाज के लोगों को सम्मान दिया जाता है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जो विजन था समाज के अंतिम पंक्ति में बैठे हुए लोग हैं उसको विकसित करना, तो ये भारतीय जनता पार्टी ही है तो समाज के अंतिम पंक्ति में बैठे हुए लोग को, चाहे भारतीय जनता पार्टी में भूमिका देने की बात हो या सरकार में भूमिका देने की बात हो, तो सबका साथ सबके विकास के आधार पर वहाँ पर उनको भूमिका और उनको अधिकार और दायित्व दिया जाता है। आखिरी सवाल लेंगे, बंगाल इलेक्शन है, बंगाल में जिस जाति से नितिन नवीन जी ताल्लुकात रखते हैं वहाँ 12-13% आबादी है, क्या उसी को देखते हुए? देखिए, नितिन, हम लोग बिहार के सभी कार्यकर्ताओं के लिए गर्व का विषय है जो नितिन नवीन जी हमारे बिहार से आते हैं और उनको भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष बनाया गया है। ये हमारे लिए गर्व का विषय है और नितिन नवीन जी कई राज्य के प्रभारी भी रहे हैं, तो विकसित बिहार बनाने और बंगाल के तो बारी है, बंगाल तो हम लोग जीतेंगे। चलिए, लखेंद्र पासवान जी बिहार बीजेपी के। बुलेटिन में अगली खबर दरभंगा से। भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी प्रभार ग्रहण करने के लिए अपने दरभंगा आवास से निकल गए। उनके साथ करीब सैकड़ों वाहनों के साथ सैकड़ों कार्यकर्ता पटना के लिए निकल गए। गुरुवार को पटना जाने से पहले पूर्व मंत्री रामसूरत राय सहित सुपौल, मुजफ्फरपुर सहित कई जिलों के जिलाध्यक्ष सहित दर्जनों कार्यकर्ताओं ने मिथिला के पाक चादर और मखाना का माला पहनकर स्वागत करते हुए रवाना किया। श्री संजय सरावगी ने कहा कि उनका संगठन के लिए रोड मैप पर बोले और संगठन को मजबूत बनाना, सरकार और पार्टी के संबंध को बनाना पहली प्राथमिकता होगी। 15 तारीख को मेरी नए दायित्व की घोषणा हुई थी। मैं मिथिला के धरती को प्रणाम करने आया था। जनक जननी मैया सीता की धरती को
जो मेरी जन्मस्थली है, कर्मस्थली है, उसको प्रणाम करने आया था। बाबा कुशेश्वरनाथ, श्यामा माई, नवादा में माँ भगवती, कसरौर में जगदम्बा भगवती, देश में एकमात्र 1000 मुखी वाले बाबा हजारीनाथ, और इस धरती को मैं प्रणाम करने आया था। और नए दायित्व के प्रवेश के पहले प्रणाम करने के बाद आज मैं जो पार्टी ने मुझे नया दायित्व दिया है उसका प्रवेश करने जा रहा हूँ। समस्त मिथिला के लोगों उसको प्रणाम करते हुए, मैया जानकी को प्रणाम करते हुए, इस मिथिला के धरती जो मेरी जन्मस्थली है और कर्मस्थली है, इस धरती को प्रणाम करते हुए मैं आज पटना जा रहा हूँ अपने नए दायित्व का ग्रहण करने के लिए। माँ श्यामा माई, मैया सीता, इस मिथिला के धरती से आशीर्वाद मांगने आया, तो आज पुनः मैं आशीर्वाद मांगता हूँ कि हे मैया, हे शक्ति स्वरूपा, आशीर्वाद दो। जो मुझे पार्टी ने दायित्व दिया है उस पार्टी के दायित्व पर मैं ईमानदारी पूर्वक, निष्ठा पूर्वक मैं उसको पूरा कर सकूं। मजिस्ट्रेट कोर्ट में बम होने की सूचना से हड़कंप मच गया, जिसके बाद एहतियातन पूरे कोर्ट परिसर को खाली करा लिया गया। सुरक्षा के मद्देनजर कोर्ट रूम में मौजूद सभी लोगों को तुरंत बाहर निकाला गया और कोर्ट की सभी कार्यवाहियां स्थगित कर दी गई। सूचना मिलते ही मुंबई पुलिस और बम स्क्वाड मौके पर पहुंच गए और कोर्ट परिसर की गहन तलाशी ली जा रही है। फिलहाल सुरक्षा एजेंसियों अलर्ट मोड पर हैं और पूरे इलाके को सुरक्षित किया गया है। नागपुर शहर के सरकारी डागा अस्पताल में इलाज के दौरान एक मरीज की मौत के बाद भारी हंगामा देखने को मिला। परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर गंभीर लापरवाही के आरोप लगाते हुए कहा कि समय पर सही इलाज नहीं मिलने के कारण मरीज की जान चली गई। गुस्साए परिजनों ने अस्पताल परिसर में जमकर विरोध प्रदर्शन किया, जिससे कुछ देर के लिए तनावपूर्ण माहौल बन गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रण में लेते हुए अस्पताल में सुरक्षा बल तैनात कर दिया गया। फिलहाल अस्पताल प्रशासन की ओर से कोई आपराधिक बयान सामने नहीं आया है। हालांकि मामले की जांच किए जाने की बात कही जा रही है। इस घटना ने एक बार फिर सरकारी अस्पतालों की स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। देर रात अछलदा थाना पुलिस को सूचना मिली कि दोहल्ला निवासी मनु चौहान को वैशाली गांव के पास गोली मार दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घायल अवस्था में मनु चौहान को तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अछलदा में भर्ती कराया गया। चिकित्सकों के अनुसार घायल की हालत फिलहाल स्थिर है और उसकी स्थिति सामान्य बताई जा रही, जबकि डॉक्टरों की निगरानी में उसका उपचार जारी है। पुलिस ने घायल द्वारा बताए गए नामजद अभियुक्तों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी। पीड़ित की ताहीर प्राप्त कर मुकदमा दर्ज करने की प्रक्रिया चल रही है। वहीं क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल तैनात किया गया है। 17/12/2025 की रात्रि को थाना अछलदा पुलिस को सूचना मिली कि मनु चौहान पुत्र अवधेश चौहान निवासी दोहल्ला थाना अछलदा जनपद औरैया को वैसौली गांव के पास बाएं हाथ में गोली लगी है। उक्त सूचना पर तत्काल अछलदा पुलिस मौके पर पहुंची। मजलूब को उपचार हेतु CHC अछलदा लाया गया, जहां डॉक्टरों द्वारा उसकी स्थिति सामान्य बताई जा रही है। मजलूब द्वारा बताए गए सभी अभियुक्त गणों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। मजलूब से तहरीर प्राप्त कर उचित धारा में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। अन्य विधिक कार्रवाई प्रचलित है। मौके पर कानून व्यवस्था की स्थिति सामान्य है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले में किराया मांगने गई मकान मालकिन की निर्मम हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया। थाना नंदग्राम क्षेत्र के राजनगर एक्सटेंशन स्थित ओरा सुमेरा सोसाइटी में किराएदार पति पत्नी ने मकान मालकिन दीपशिखा शर्मा की सिर पर वार कर और गला दबाकर हत्या कर दी। हत्या के बाद आरोपियों ने शव को सूटकेस में भरकर बेड के अंदर छिपा दिया। देर रात तक घर न लौटने पर मेड को शक हुआ, जिसके बाद फ्लैट की तलाशी में सूटकेस से शव बरामद किया गया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए किराएदार अजय गुप्ता और उसकी पत्नी आकृति गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार आरोपियों से पूछताछ की जा रही है और परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। दिनांक 17/12/2025 समय लगभग 11:15 बजे थाना नंदग्राम पर PRB द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि ओरा सुमेरा सोसाइटी में एक मर्डर हो गया है। मौके पर थाना नंदग्राम की पुलिस पहुंची और जांच और पूछताछ से पाया गया कि उमेश शर्मा की पत्नी दीपशिखा शर्मा निवासी M105 ओरा सुमेरा सोसाइटी राजनगर एक्सटेंशन अपने दूसरे फ्लैट पर किराया लेने गई थी। F506 और शिमेरा सोसाइटी राजनगर एक्सटेंशन, और जब देर रात तक वह नहीं लौटी तो उनकी मेड को शक हुआ
और वह उस फ्लैट में गई और उनकी संदिग्धता के आधार पर उस घर की तलाशी ली गई, जहां पर एक लाल बैग में दीपशिखा शर्मा के शव को बरामद किया गया है। उन किराएदारों के नाम अजय गुप्ता व आकृति गुप्ता हैं। दोनों पुलिस हिरासत में हैं और परिवारजनों से तहरीर प्राप्त कर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। अनावश्यक वैधानिक कार्रवाई उनमें लाई जाएगी। मौके पर शांति एवं कानून व्यवस्था कायम। तेजस्वी यादव को लेकर बीजेपी ने पोस्टर जारी किया, जिसमें लिखा गया है कि तेजस्वी यादव लापता है। तेजस्वी यादव 9वीं फेल है। बिहार की जनता को गुमराह कर कर विदेश घूम रहे हैं, जिसको लेकर बिहार सरकार के मंत्री लखेंद्र पासवान ने कहा कि तेजस्वी यादव को नेता प्रतिपक्ष बिहार की जनता ने धोखा से बना दी। आगे लखेंद्र पासवान ने कहा कि जनता ने जो जनादेश दी है उसको तेजस्वी यादव को स्वीकार करना चाहिए, लेकिन जनता भी समझ गई है। आने वाले समय में फिर से तेजस्वी यादव को सड़क पर लाकर दिखाएगी। तेजस्वी यादव को जो बिहार के जनता ने जो नकार दिया है, इस कारण वो बखुला गए हैं और बिहार के जनता ने धोखा से उनको जो नेता विपक्ष के भूमिका में उतना दायित्व दे दिया। अब उनको लग रहा है बिहार के जनता से कोई मतलब नहीं है। कोई बता रहा था जो यूरोप या कहीं भाग गए हैं। अब बिहार के जनता ने जो जनाधार दिया उससे तेजस्वी यादव पूरी तरह बखुला गए हैं। अब बिहार के जनता को सम्मान करना भी भूल गए हैं। केंद्रीय नेतृत्व से लेकर बिहार नेतृत्व बदला गया है। बीजेपी में एक छोटे से कार्यकर्ता को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया। यही तो भारतीय जनता पार्टी है ना। भारतीय जनता में पार्टी में छोटे सा बूथ के कार्यकर्ता काम करने वाला को भी राष्ट्र के शीर्ष नेतृत्व पर बैठने का मौका मिल सकता है। ये भारतीय जनता पार्टी में ही होता है और खासकर बिहार के लोगों के लिए तो गर्व का विषय है। हम बिहार के भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता के लिए गर्व और सम्मान का दिन है। ये भारतीय जनता पार्टी की बिहार के कार्यकर्ताओं को दुनिया के सबसे बड़ी पार्टी भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी का अध्यक्ष बना दिया गया। अभी बिहार प्रदेश में भी नवनियुक्त अध्यक्ष बनाए गए हैं। ये बिहार वासियों के लिए सुनहरा पल है और खासकर हम भाजपा के करोड़ों कार्यकर्ता पूरे देश के अंदर है, उनको निश्चित रूप से इस बात की खुशी होगी। ये निश्चित भाजपा में काम करने का मतलब यही है। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां शिवराज सिंह चौहान ने हल्ला बोला है। नया बिल पास जो हुआ है उसी मुद्दे पर शिवराज चौहान का बड़ा बयान सामने आया है। जी हां, आपको बता दें, संसद में विपक्ष के सांसदों के आचरण पर उठाए हैं सवाल। विपक्ष के आचरण ने लोकतंत्र को दागदार किया है। शिवराज सिंह आदर्शों की अवहेलना की है। शिवराज सिंह विकसित भारत के लिए। जी हां, आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का बड़ा बयान सामने आया है। संसद में विपक्ष के सांसदों के आचरण पर उठाए हैं सवाल। दीपक कुशवाहा हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं। दीपक, शिवराज सिंह चौहान ने जोरदार हमला बोला है, क्या जानकारी मिल रही है आपको? देखिए, बिल्कुल केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने थोड़ी देर पहले भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो है, जो नया बिल जो है बीवीजी रामजी बिल जो है, उसको लेकर उन्होंने अपनी बातें रखी है। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से सदन में कल 1:30 बजे रात तक चर्चाएं हुई, उसके बाद आज जिस तरीके से इस सदन में जो है मुझे इस बिल को लेकर अपना जवाब जो है वो देना था, लेकिन जिस तरीके से विपक्ष के सांसदों की ओर से जो हंगामा किया गया, जिस तरीके से उनका आचरण रहा, उसको लेकर जो कई बड़े सवाल जो है उन्होंने विपक्षी सांसदों के ऊपर लगाए हैं और इसी को लेकर एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। शिवराज सिंह चौहान ने अपने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर सीधे तौर पर ये कहा कि किस तरीके से जो है विपक्षी सांसदों ने अपने आचरण का जो है वो जो समर्पण है वो संसद के अंदर किया है। जिस तरीके से उन्होंने हंगामा किया, टेबल के ऊपर वो चढ़ गए, कागज फाड़े, उड़ाए गए, इन तमाम तरह की जो चीजों का व्याख्यान है वो शिवराज सिंह चौहान ने अपने वक्तव्य के अंदर किया। क्योंकि लगातार बीवीजी रामजी जो बिल है इसको लेकर जो है लगातार सदन में विपक्षी जो दल के नेता हैं वो कई तरह के सवाल खड़े कर रहे हैं। पहले मनरेगा के नाम बदलने को लेकर लगातार जो है वो स्थिति गर्म हो रही थी कि आखिरकार मनरेगा का नाम जो है वो बदला क्यों जा रहा है। विपक्षी सांसदों ने इस तरह के भी सवाल उठाया कि सिर्फ नाम बदलने से नहीं होगा बल्कि काम करने को लेकर भी होगा। वहीं जब आज प्रेस कॉन्फ्रेंस जब कृषि मंत्री ने की तो उन्होंने साफ
साफ तौर पे कहा कि ये नाम सिर्फ नाम नहीं बदला जा रहा, बल्कि हम 125 दिन की गारंटी भी दे रहे हैं। इसके अंदर रोजगार की गारंटी तो रहेगी मजदूरों के लिए, बल्कि जो पंचायत तक की जो स्थितियां हैं उसको भी हम बदलने का काम करेंगे। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि जिन गांवों का विकास ऑलरेडी हो चुका है, जहां पे हम 3 ऐसे ग्रेड बनाएंगे ABCD, और हम उस ग्रेड के माध्यम से हम ये देखेंगे कि किन किन जगहों पर, किन किन पंचायतों में कितना विकास करने की हमें जरूरत है, ताकि जो पैसे की भी बचत हो सके और जहां पे पैसा जरूरत है, जहां पे पैसा लगाना हो, वहां पर सही तरीके से जो पैसा इन्वेस्ट किया जाए, इसको लेकर भी हम पूरी तरीके से हम काम कर रहे हैं। लेकिन जब आपने देखा कि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने शुरू करी तो एक व्यथित था उनका मन, और जिस तरीके से उन्होंने कहा कि मुझे आज बिल को लेकर आज जवाब देना था, लेकिन हंगामे की जो भेंट है वो सदन चढ़ गया, और ऐसे में कल तक के लिए जो है लोकसभा जो है वो एडजर्न करना पड़ा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आखिरकार इस बिल को लेकर इतनी राड़ क्यों है? क्या विपक्ष जो है सिर्फ मनरेगा के नाम को लेकर जो दिक्कत है उसको सामने रख रहा है, या वो सच में ये चाह रहा है कि मजदूरों की जो भलाई है, मजदूरों को जो वेतन है, मजदूरों की जो विकास है उसको सही तरीके से किया जाए? इसको लेकर भी शिवराज सिंह चौहान ने एक बड़े सवाल जो है वो खड़े किए हैं, और यही कारण रहा कि आज भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय से उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत करी, और विपक्ष पे एक बड़े सवाल जो है उन्होंने दागे हैं। जी दीपक जी, मैं आपको यहाँ पे रोकना चाहूँगी और मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आने वाले दिनों में जो नए बिल का मुद्दा है वो किस तरीके से उफान मारेगा, या फिर क्या उम्मीद जताई जा रही है, इसके बारे में थोड़ा जानकारी दीजिए। देखिए, क्योंकि बिल जो है वो संसद में पेश हो चुका है और आज शिवराज सिंह चौहान को इसका जवाब भी देना था, और मुख्यतः अगर देखा जाए इसमें प्रिया तो ये जो बिल है वो गांव के विकास के लिए जो है वो लाया जा रहा है, जिसमें 125 दिन की गारंटी जो है वो दे सकती है। अगर इस बिल को सुचारू रूप से अगर सामने लाया जाता है और आगे इसको प्रोसीड किया जाता है, तो बिल्कुल निश्चित तौर पर जो भारतीय जनता पार्टी और सरकार जो कह रही है कि मजदूरों के विकास, गाँवों के विकास, सड़कों का विकास, उनके पंचायत का विकास जो है वो अच्छी तरीके से ढंग से हो, तो अगर ये चीजें अगर सही तरीके से प्रोसेस हुई तो कहीं ना कहीं इससे किसानों को भी एक बड़ा फायदा मिलेगा, पंचायत को एक बड़ा फायदा मिलेगा, मजदूरों को जो है एक बड़ी जो काम है वो वहां पे उनको मिलेगा, जिससे ना कि केवल उनके भत्ते, उनकी जो मजदूरी है उसमें भी बड़ा इजाफा होगा। और जो लगातार, क्योंकि पहले 100 दिन था, अब उसको बढ़ा दिया गया, 125 दिन कर दिया गया, तो आप समझ सकते हैं कि 125 दिन की सरकार लगातार इस बात के लिए कह रही है कि हम गारंटी दे रहे हैं कि मजदूरों को 125 दिन की हम गारंटी दे रहे हैं, ना केवल इसको बिल्कुल धरातल पे एक बड़ा जो बदलाव जो है वो हो सकता है। और यही कारण है कि लगातार सरकार जो है इस बदलाव के बारे में बात कर रही है, और विपक्ष ये कह रहा है कि नाम जो है वो ना बदला जाए, क्योंकि नाम को लेकर भी एक बड़ी राड़ है। तो कहीं ना कहीं जब प्रोसीड होगा, जब धरातल पर जाएगा, तो इससे बड़े बदलाव की उम्मीद जो है प्रिया वो जरूर देखी जा सकती है। जी तो मैं आपसे एक क्वेश्चन और करना चाहूँगी कि वीवी राम जी भाजपा के जो आक्रामक दिख रहे हैं, नज़र आ रहे हैं, तो इसमें संसद में विपक्ष का क्या मुश्किलें बढ़ सकती हैं, इस पे भी थोड़ा जानकारी दीजिए। देखिए प्रिया, मैं आपको बताऊं कि जब भी कोई बिल लाया जाता है तो पक्ष और विपक्ष दोनों मिलकर जो है सदन के अंदर चर्चाएं करते हैं, और उस सदन की चर्चा के बाद लोकसभा में ये बिल पास किया जाता है, उसके बाद राज्यसभा में इसको रखा जाता है, उसके अंतिम जो रूप है वो राष्ट्रपति के पास जो है वो भेजा जाता है। जब उसके बाद अंतरिम मोहर जो है राष्ट्रपति जब लगा दिया जाता है, तब फिर उसके बाद इसको सामान्यतः जो है सभी लोगों के लिए जो वो लागू कर दिया जाता है, क्योंकि 19 दिसंबर को आखिरी दिन है सदन का, और ऐसे में कल तक के लिए इसको एडजर्न कर दिया गया है। कल आखिरी दिन है, आखिरी दिन की अगर बात करें तो ये माना जा रहा है कि हंगामे से शुरू हो सकता है। तो क्योंकि चर्चा आज का दिन बेहद जो है वो जरूरी था, महत्वपूर्ण था, क्योंकि आज शिवराज सिंह चौहान को बोलना था इस मुद्दे पर, कई जो तमाम जो विपक्ष के जो सवाल थे उन पे उनको जवाब देना था। लेकिन उससे पहले ही विपक्ष की एक रणनीति रही पहले, क्योंकि इस बिल को लेकर लगातार विपक्ष जो है अपने जो तमाम
जो दल के नेता हैं, विपक्षी दल के नेता, उन्होंने अपने अपने सांसदों के साथ एक बड़ी मीटिंग की। उस मीटिंग के अंदर एक पूरी रणनीति तैयार हुई और जैसे ही ये प्रोसेस शुरू होता है उसके बाद एक बड़ा हंगामा होता है और उस हंगामे के बाद जो है इस सदन को जो है यहीं पे रोक दिया जाता है। तो बिल्कुल मुश्किलात नहीं, लेकिन खासतौर पर क्योंकि ये बिल बहुत जरूरी था, क्योंकि लगातार भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि विकसित भारत और विकसित गांव का जो सपना है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रहा है और वो हमेशा इसके लिए लगातार वो आगे आते आए हैं। और वहीं दूसरी ओर विपक्ष ये कह रही है कि इसमें सिर्फ नाम बदला जा रहा है, नाम को तवज्जो दिया जा रहा है, काम का आधार इसमें कुछ नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि सिर्फ लोकसभा ही नहीं, अभी 2 कदम और हैं जहां पे भारतीय जनता पार्टी माफी दीजिए सरकार को और आगे रखने हैं, उसके बाद इसको धरातल पर जो है वो पेश किया जा सकेगा और लागू किया जा सकेगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका दीपक जी, इस मुद्दे पर ज्यादा जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये रही अब तक की खास खबरें, और खबरों के लिए बने रहिए राष्ट्रीय समाचार के साथ। नमस्कार।